हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम एक बार फिर प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास में वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इन विशेषताओं में हम राजनीतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं और आर्थिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना वैदिक काल। वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं। वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम मुख्य रूप से 4 विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे राजनीतिक विशेषताएं, एक देखेंगे हम सामाजिक विशेषताएं, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे आर्थिक विशेषताएं, ठीक है। और नंबर 4 देखेंगे धार्मिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं, ठीक है। किसी भी विशेषता को जानने के लिए हम वही 2 पार्ट करेंगे वैदिक काल के। जो वैदिक काल है कब से कब तक था? वैदिक काल तो 1500 से 600 बीसी, 1500 से 600 बीसी, ठीक है। और इसके भी कितने भाग थे? 2 भाग थे वैदिक काल के भी, जिसमें एक भाग कौन सा था? ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ये 1500 से 1000 बीसी, ठीक है, इसका टाइम पीरियड। और इसका क्या था? उत्तर वैदिक काल, दूसरा वैदिक काल, ठीक है। ये 1000 से 600 बीसी, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें हम देखो जानेंगे जब भी हम कोई सी भी विशेषता पढ़ेंगे, जैसे हम पहले राजनीतिक विशेषता पढ़ेंगे तो हम उसके 2 पक्षों की चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद काल में क्या स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी, ठीक है ना। तो हम डबल पार्ट करके चलेंगे और तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आए और कोई डाउट ना रहे, सभी डाउट क्या हो? क्लियर हो। तो हम पहले पढ़ेंगे आज राजनीतिक विशेषताओं के बारे में सबसे पहले। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले राजनीतिक विशेषताएं में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहली विशेषता देखेंगे हम, नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जीवन में या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी? जन थी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जन थी। क्या थी? जन थी, ठीक है ना। और जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? जनस्य गोपा। जन के प्रमुख को जनस्य गोपा, ये एक प्रकार का क्या था? जनस्य गोपा राजा, कहा जाता था। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखना।
अगर हम ऋग्वेदिक काल में, कौन से काल में देख रहे हैं, पहले ऋग्वेद काल में, तो इकाइयां किस प्रकार की थी? सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जन के बाद विश्व, विश्व के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद परिवार या कुल, परिवार या कुल या गृह भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी गृह। तो ऐसा याद रख सकते हैं, जो जन का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। और जो विश्व का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? विश्वपति। पूछा जाता है, क्या बोलते थे? विश्वपति। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नंबर, ग्रामीण, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ग्रामीणी कहा जाता था, और परिवार के मुखिया को पिता या कुलप, ठीक है ना। पिता या कुलप किसका मुखिया होता था? परिवार का, ठीक है। अगर पूछी जाए सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, तो जन लिख सकते हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, बड़ी राजनीतिक इकाई, इकाई, ठीक है ना, क्या थी? जन। और परिवार या कुल क्या थी? सबसे बड़ी छोटी राजनीतिक इकाई ऋग्वेद काल में, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई, इकाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। वहीं जब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या हो जाएगी? जनपद, जो कई जनों से मिलकर बनेगी, ठीक है ना। तो लिखना इसी में। अब हम उत्तर वैदिक काल में देखें, अगला पॉइंट उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या हो गई थी? जनपद, जो कई जनों से मिलकर बनी थी, जनपद, ठीक है ना। जन प्लस जन, ठीक है ना। तो इससे कई जन मिल जाते थे तो क्या बनती थी? जनपद। तो सीधा फैक्ट याद रखना, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जनपद थी, जो कई जनों से मिलकर बनी होती थी, ठीक है ना। ये कई जनों से मिलकर बनी होती थी। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में? राजनीतिक इकाइयों के बारे में पूछा जाता। उत्तर ऋग्वेद काल में विश्व के प्रमुख को क्या कहा जाता? विश्वपति। ग्राम के को ग्रामीणी। और परिवार, जो सबसे छोटी इकाई थी, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था पिता या कुलप, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगर हम किसके बारे में चर्चा करें, जनस्य गोपा, तो ये क्या था? एक प्रकार का राजा था, ठीक है ना। तो इसमें हम पहला देखेंगे जनस्य गोपा के बारे में फैक्ट। तो लिखो जनस्य गोपा, ठीक है ना, जनस्य गोपा। और कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। यह भी लिख लेना, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में राजा की स्थिति क्या थी? ऋग्वेदिक काल में राजा क्या था? क्षेत्र आधारित नहीं था, ये जन आधारित था, ठीक है ना। तो पहला फैक्ट लिख सकते हैं, राजा क्षेत्र आधारित नहीं, किसी क्षेत्र का प्रमुख नहीं था, एक कबीले के रूप में था, उसका प्रमुख था। क्षेत्र आधारित नहीं था, बल्कि जन आधारित था, बल्कि जन आधारित था। यह पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। राजा क्षेत्र आधारित नहीं होकर क्या था? जन आधारित था। दूसरा फैक्ट लिखना इसी में कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था, किंतु उस पर दो राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समितियों का नियंत्रण होता था, ठीक है ना। हो गया था, किंतु उस पर सभा व समिति
का नियंत्रण होता था, नियंत्रण होता था। ठीक है ना। ये आगे अभी पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्थाएं हैं सभा और समिति। ठीक है। और राजा के जो प्रमुख कार्य होते थे वो होते थे कबीले की रक्षा करना। ठीक है ना, कबीले की रक्षा करना। और दूसरा युद्ध करना पशुओं के लिए, जिसमें गाय प्रमुख थी। ठीक है ना। तो अगला फैक्ट लिखना, कबीले की रक्षा करना, रक्षा करना, कबीले की रक्षा करना एवं पशुओं, पशुओं यानी जैसे गाय है के लिए युद्ध करना, की प्राप्ति के लिए लिखो तो और अच्छा रहेगा, की प्राप्ति के लिए युद्ध करना। ठीक है ना। तो ये फैक्ट आप याद रखना, किसके बारे में, राजा या जनस्य गोपा के बारे में। और कौन से काल की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं ऋग्वेद काल की। इसको नोट करें पहले, फिर हम देखेंगे राजा की स्थिति उत्तर वैदिक काल में। तो नोट करें पहले, ये सभी फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऋग्वेदिक काल में हम राजा की स्थिति देख रहे हैं, 3 देख ली थी। ऋग्वेदिक काल में राजा की सहायता के लिए कितने, 5 सहयोगी, जिन्हों महत्वपूर्ण जो सहयोगी थे वो 5 थे। ठीक है ना, कुछ अन्य भी थे। ठीक है ना। तो लिखना अगला फैक्ट नंबर 4 लिख सकते हो इसको, ऋग्वेदिक काल में राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 5 प्रमुख सहयोगी थे, के लिए 5 प्रमुख सहयोगी थे, 5 प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है ना, जिसमें 5 के नाम लिख सकते हैं हम। एक था पुरोहित जो था वो राजा के मित्र का मित्र के रूप में काम करता था। उसका गाइड, मार्गदर्शक होता था, मार्गदर्शक। ठीक है। और युद्ध में राजा की विजय की कामना करता था, युद्ध में राजा की विजय की कामना। ठीक है ना। कौन करता था, पुरोहित। एक होता था सेनानी। देखो सेनानी, देखो कोई उस समय पर कोई स्थायी सेना नहीं थी, परमानेंट सेना, कबीलाई सेना थी, अस्थायी थी, जिसको मिलिशिया कहा जाता था। तो लिखना कोई स्थायी सेना नहीं थी ऋग्वेद या वैदिक काल में, सेना नहीं थी। ठीक है। अस्थायी कबीलाई सेना थी, कबीलाई जो कबीले में रहते थे, सेना थी, जिन्हें मिलिशिया कहा जाता था। यह पूछा हुआ, जिन्हें मिलिशिया कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट है। तीसरा ग्रामीणी, इनके नाम नोट कर लेना, ग्रामीणी। ठीक है ना। चौथा होता था दूत और 5वां होता था रथकार। ठीक है ना। तो ये किसके, राजा की मदद के लिए होते थे। ठीक है। तो ये थी किसमें, ऋग्वेद में राजा की स्थिति, जिसमें हमने देखा राजा क्षेत्राधारित नहीं था बल्कि जनाधारित था। राजा का पद वंशानुगत तो हो गया था, परंतु 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति उस पर कंट्रोल रखती थी। कबीले की रक्षा करना, पशुओं के लिए युद्ध करना, यह राजा का प्रमुख कार्य था। 5 सहयोगी थे प्रमुख। ठीक है ना, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, दूत और रथकार। ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति। ठीक है। इसको पहले नोट करें,
अब देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति। जनस्य गोपा उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि हम वैदिक काल को पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ठीक है। अब देखो यहां पर उत्तर वैदिक काल में राजा के महत्व, राजा का महत्व क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है ना। तो लिखना पहला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ गया था। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ गया था, उसे भूपति कहा जाने लगा था, वास्तविक शासक। उसे भूपति मतलब वास्तविक राजा कहा जाने लगा था। उसे वास्तविक राजा कहा जाने लगा था। और राजा की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, ये 4 दिशाओं में राजा के अलग अलग नाम थे। ठीक है ना। जैसे पूर्व में, इसमें देखना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूछा जाता, जो उत्तर का राजा होता था उसको विराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट। ठीक है ना। जो पूर्व का राजा होता था उसे सम्राट, ये याद रखना, पूछे जाते हैं। जो दक्षिण का राजा होता था उसको भोज बोला जाता था, भोज। और जो पश्चिम का होता था उसको स्वराट। ठीक है ना। और जिसका इन चारों दिशाओं पर कंट्रोल होता था उसको एक राट। ठीक है ना। तो लिखना जिसका चारों दिशाओं पर नियंत्रण होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे एक राट या सार्वभौम, सभी दिशाओं में सार्वभौम कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में? राजा के बारे में। तो अभी हमने राजनीतिक इकाइयों के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा करी? जनस्य गोपा या राजा की स्थिति क्या थी। ठीक है ना। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे इसी पर, उत्तर वैदिक काल में। एक बात ध्यान रखना कि राजा के जो सहयोगी थे वो थे 12, और वो कहलाते थे रत्नी। तो इसी में लिख लेना। और वैदिक काल में कितने थे? 5। उत्तर वैदिक काल में राजा के सहयोगियों, ऐसे लिखना, सहयोगियों की संख्या कितनी थी? 12 थी, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। जिन्हें रत्नी क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, किसमें? राजा के बारे में। ठीक है, इसको नोट करें। फिर हम देखेंगे, देखो यहीं पर एक सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख भी किसमें आया? उत्तर वैदिक काल में। तो नोट करके लिख लेना यहीं पर, इधर को लिख लेता हूं, नोट करके, नोट, राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल में हुआ। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। ठीक है। तो ये
इंपॉर्टेंट है। पूर्व का राजा सम्राट, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज, स्वैराट पश्चिम का। ठीक है, ये क्या था, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति। ठीक है, तो हमने राजा के बारे में जाना। अब हम दूसरा एक इसमें देखेंगे, एक कर था स्वैच्छिक कर बलि। ठीक है, तो नोट करें पहले इसको। तो नेक्स्ट लिखना स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक स्वैच्छिक कर बलि, बलि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था, तो ये क्या था, एक स्वैच्छिक कर था। तो लिखना ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक कर था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना। और इसी में उत्तर वैदिक काल में हम इसकी स्थिति देखेंगे तो ये नियमित रूप से लिया जाने लगा था, और जो कुल उपज का कितना 1/6 या 16वां भाग था। ठीक है ना, तो ऋग्वैदिक काल में हमने देख लिया ये एक स्वैच्छिक था, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता था, ये कर देना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में यह नियमित रूप से लिया जाता था जो कुल उपज का 16वां हिस्सा या 1/6 था, 1/6 था। ठीक है ना, और ये अन्न या पशुओं के रूप में लिया जाता था। यह अन्न, अनाज के रूप में या पशुओं के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, लिया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना आप। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 3 था ये, 2 सॉरी, पहला हमने जनस्य गोपा के बारे में चर्चा करी थी, और नंबर 3 जो रहेगा वो देखेंगे राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है ना, तो पहले वही जिसमें देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में कितनी राजनीतिक संस्थाएं थी, 5। कितनी संख्या कितनी थी, 5। ठीक है ना, जिसमें ध्यान देना पहली थी सभा। ठीक है ना, सभा आधुनिक राज्यसभा की तरह थी। ठीक है ना, जो राज्यसभा होती है हमारी, ऊपरी सदन, राज्यसभा के समान ठीक है ना, राज्यसभा के समान होती थी। ठीक है, और ये श्रेष्ठ जनों की क्या होती थी, इसके बारे में लिखना, श्रेष्ठ जनों की संस्था थी जिसमें बड़े लोग बैठते थे। संस्था क्या थी, सभा। पूछा जाए सभा में कौन बैठते थे, ये जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ऊपरी सदन। ठीक है, जिसमें श्रेष्ठ लोग बैठते हैं, लॉर्ड्स। तो यहां पर भी, और ये न्यायालय की भांति कार्य करती थी।
न्यायालय की भांति कार्य करती थी, न्यायालय की भांति कार्य करती थी। ठीक है, न्यायालय की भांति कार्य करती थी। दूसरी जो प्रमुख संस्था थी वो थी समिति। समिति, ठीक है ना, समिति ये आधुनिक लोकसभा के समान थी, लोकसभा के समान। ठीक है, यानी इसमें आमजन बैठते थे। इसके बारे में जो पॉइंट याद रखना, आमजन, आमजनों की संस्था, आम लोगों की संस्था ही बोल सकते हो। ठीक है, वो बैठते थे इसमें। समिति, ध्यान रखना, राजा का चुनाव करती थी। ये राजा का चुनाव करना इसका ही काम था। किसका? समिति का। ठीक है, और इसमें याद रखना कि समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। ठीक है, समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। इसको नोट करें। फिर हम देखेंगे और संस्था के बारे में। ठीक है, नोट करें इसको पहले। अगला जो याद करना है आपको, तीसरे नंबर की विदत। एक संस्था थी विदत। ठीक है ना, विदत के बारे में, ये सबसे प्राचीन थी, सबसे प्राचीन संस्था यही थी। पहला पॉइंट, सबसे प्राचीन संस्था थी। पूछा जाए सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो विदत। ठीक है ना, वैदिक काल में। दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था, ध्यान देना, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना। सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना, किसका काम था? विदत का। और ध्यान रखना, ये जो लूट है, युद्ध में लूट का जो माल होता था उसका भी बंटवारा करती थी ये। तो युद्ध में प्राप्त लूट के धन का बंटवारा करना। ठीक है ना, किसका काम होता था? विदत का। अब देखेंगे हम कि उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं का क्या हुआ। ठीक है ना, तो याद रखना, एक तो पॉइंट याद रखना कि महिलाएं तीनों में भाग लेती थी ऋग्वेद में। ठीक है ना, सभा में भी, समिति में भी और विदत में भी। विदत महिलाओं के लिए स्पेशल थी। ठीक है ना, महिलाएं मुख्य रूप से इसी में भाग लेती थी। तो ये लिख सकते हो, ये पॉइंट पहले लिख लेना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल ऋग्वेद की। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं विदत सभा व समिति में भाग लेती थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद रखना। समिति के बारे में एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी गई थी ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था। ठीक है ना, ये थी। तो ये हमने क्या जाने, जो ऋग्वेद काल में राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत। और नंबर 4 आपको याद रखना है, क्या थी? गण। और नंबर 5 परिषद। तो ये 5 संस्थाएं थी। ठीक है ना, 5 संस्थाओं में कौन कौन सी थी पूछने लगे। सभा, ठीक है ना, श्रेष्ठ लोगों की, जिसमें श्रेष्ठ बड़े लोग बैठते थे। ठीक है ना, और
न्यायालय कोर्ट की भांति कार्य करती थी। समिति लोकसभा के समान थी, आमजनों की थी, राजा का चुनाव करती थी, इसका मुखिया को ईशान कहा जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। नंबर 3 थी विदत, ठीक है, जो सबसे प्राचीन थी। इनमें सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठान जितने भी कार्य होंगे धर्म से और समाज से संबंधित, इसमें कौन भाग लेगी? विदत। युद्ध में जो लूट कर धन प्राप्त हुआ उसका बंटवारा कौन करेगी? विदत। नंबर 4 गण और फिर परिषद। तो ये 5 संस्थाएं थी, ठीक है ना। ये स्थिति थी किसमें? ऋग्वेद में। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि ये विदत और गण परिषद इनका तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, केवल 2 संस्थाएं बचेंगी, सभा और समिति। इनका भी महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करें, फिर हम लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो लिखना उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, क्या स्थिति रही। तो लिखना पहला पॉइंट लिखना कि विदत गण व परिषद समाप्त हो गई थी। इसमें यह बहुत पूछी जाती है विदत, ठीक है ना। विदत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये समाप्त हो गई थी। लिखना सभा व समिति रह गई थी, परंतु इनका भी महत्व कम हो गया था। कम हो गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना। और सभा का महत्व थोड़ा बढ़ गया था समिति के मुकाबले, ठीक है ना। सभा श्रेष्ठ हो गई थी समिति के मुकाबले, तो सभा ज्यादा प्रभावशाली थी किसके मुकाबले? समिति के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो लिखना अर्थवेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। और अर्थवेद में ही लिखना